आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खालिस्तान के नाम पर कितने अड्डे। इंडिया न्यूज इस वक्त बड़ा खुलासा कर रहा है। हम लगातार कल से आपको बता रहे हैं कि आपको हमारे साथ तो बने रहना है। हम लेकर के आए हैं खालिस्तान के संगठनों की कमान किसके हाथ है, ये घंटे में हम करने वाले हैं बड़ा खुलासा। ऑपरेशन खालिस्तान पर बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज करने वाला है कि पाकिस्तान की फंडिंग पर कौन कौन साजिश रच रहा है। आखिरकार खालिस्तान समर्थकों की टूल किट पर भी बड़ा खुलासा होने वाला है। तो आज खालिस्तानी समर्थक ध्यान से देख लें, आज खालिस्तानी समर्थकों का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज करने वाला है। कुछ दिन पहले अमृतपाल और उसके समर्थक जिस तरीके से शिकंजे में आए थे, अमृतपाल कैसे जो है एक बार फिर से खालिस्तान की नापाक साजिश और उसकी चिंगारी को भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसका हैंडल था, उसे किसने भेजा था, ये तमाम खुलासे आज आप देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस एक घंटे में हम करने वाले हैं सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन खालिस्तान के नाम पर। दरअसल भारत लगातार तरक्की कर रहा है। भारत का नाम पूरी दुनिया में एक वैश्विक ताकत के रूप में लिया जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत कई देशों से काफी बेहतर कर रहा है, लेकिन कई लोग भारत की इस तरक्की, भारत की इस ताकत को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचते रहते हैं, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों और संस्थाओं को आईटीवी नेटवर्क ने बेनकाब किया है। ऑपरेशन खालिस्तान में हम आपको बताने वाले हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन किस तरीके से भारत के खिलाफ ये पूरी साजिश की जा रही है। जो सबसे बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आप जान लीजिए। पहली बड़ी बात कि खालिस्तान के नाम पर देश विरोधी एजेंडा और प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं, कितने देशों में खालिस्तान का नेटवर्क काम करता है, कितने देशों में खालिस्तान का नेटवर्क चल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं कि खालिस्तान के अलग अलग संगठनों की कमान किसके हाथ में है, क्योंकि तमाम संगठन, खुदल खालसा है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, पीजीएफ सामने आ जाता है तो ये पाकिस्तान के कनेक्शन है। पाकिस्तान की आईएसआई ऑपरेट कर रही है, वहां से फंडिंग आ रही है, या फिर कनाडा, लंदन और तमाम जगहों पर बैठे जो इनके हम देखा है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाकर के इनका जो है एक मुखौटा है या फिर असली चेहरा पीछे से कौन है। चौथा बड़ा खुलासा, खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तान की साजिश में शामिल कौन कौन है, क्या आईएसआई इस पूरे नेटवर्क को चला रही है। पांचवा बड़ा खुलासा हम करेंगे, खालिस्तान के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग कौन देता है। जो युवा इसमें भर्ती करने की बात कही जा रही है, जो अमृतपाल कर रहा था, जिस मॉडस ऑपरेंडी पर अमृतपाल काम कर रहा था, वो कौन है, यानी कि युवाओं को भर्ती करने की बात कौन करता है। वहीं छठी बड़ी बात, विदेशों में कहां कहां खालिस्तान का रिक्रूटमेंट सेल काम करता है, अंडर द कारपेट, जिस तरीके से रिक्रूट करते हैं खालिस्तान के नाम पर, और ये किस तरीके से हो रहा है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। वहीं सातवीं बड़ी बात, खालिस्तानी संगठनों को कौन फंडिंग कर रहा है, क्योंकि बिना फंडिंग के चल नहीं सकते। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से लंदन में भारतीय एम्बेसी पर अटैक हुआ था, कैसे वो सुनियोजित तरीके से हुआ था। हमने देखा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, उससे पहले कैसे सुनियोजित तरीके से लोग इकट्ठा आ रहे थे। इनके पास बाकायदा इन्होंने एक सिख आर्मी टाइप बना रखी थी, एसडीएफ उसको कहते थे, और सिख लिबरेशन फोर्स, और बाकायदा उनके पास हथियार थे, तमाम चीजें थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। तो ये बिना फंडिंग के हो नहीं सकता। तो आखिरकार ये फंड कहां से आ रहा है, ये भी हम खुलासा करने वाले हैं। आठवीं बड़ी बात, खालिस्तानी गुटों ने अब तक कौन कौन से बड़े हमले किए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, अब तक कौन कौन से बड़े हमले किए हैं। नौवीं बड़ी बात, किसान आंदोलन के बीच, याद होगा उस वक्त कहा जाता था कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए आप सिर्फ खालिस्तान का नाम ले रहे हैं, आप सिर्फ खालिस्तान का नाम ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब कोर्ट में पूरा मामला गया था, सरकार ने भी कहा था और सुप्रीम कोर्ट में के वेणुगोपाल ने भी कहा था, उस वक्त जस्टिस के वेणुगोपाल जी ने भी कहा था कि यस, इसके प्रॉपर एविडेंस थे कि बाकायदा वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट एक्टिव थे। 10वीं बड़ी बात जो हम आपको बताने वाले हैं कि विदेश की धरती पर अब तक कितने आतंकी खल्लास हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अवतार सिंह खन्ना की
मौत की खबर आई, निर्जर की मौत की खबर आई, 2 खालिस्तानी आतंकी जो है वो लाहौर में मारे गए। क्या इंडियन एजेंसीज भी KGB और मोसाद की तरह काम कर रही हैं, ये भी हम खुलासा करेंगे। और ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम आपको देंगे। अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। हम करने वाले हैं कई खुलासे, हम आपको खालिस्तान के पूरे नेटवर्क का एक एक सच बताने वाले हैं, एक एक कच्चा चिट्ठा बताने वाले हैं और बाकायदा बताने वाले हैं कि कैसे ये काम करता है। हमारे साथ ब्रिगेडियर हरचरण सिंह मौजूद रहेंगे जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ आलोक सर हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। हमारे पास SP वैद हैं जो कि पूर्व DGP हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद रहेंगे। आपको बताएंगे और आपको अपने मेहमानों के पास लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं शहबाज, जो लगातार इस पूरे शो को प्रोड्यूस करते हुए लगातार आप रिसर्च करते रहे, लाते रहे, और आरती कृष्णन जिन्होंने महीने इस पर रिसर्च किया कि ऐसे नहीं कि एक नेटवर्क एक से जुड़ जाता है। अमृतपाल से उन्होंने एक किरदार को पकड़ा, फिर वो कैसे उस किरदार से पहुंच जा रही हैं दल खालसा तक, और ये कैसे आपस में पूरे मिले हुए हैं और इनकी पूरी कुंडली जो है वो एक है। पूरी कुंडली बताने वाले हैं शहबाज और आरती। राइट शहबाज, ये जो हमारे पास है ये पूरा नेटवर्क जो हमने प्रिपेयर किया है वो है। आप पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं अमृतपाल सिंह से। हाँ, मैं चाहता हूं कि क्योंकि देखिएगा अमृतपाल ने किस तरीके से पूरे नाक में दम करके रखा था और इतने दिनों तक लगातार कोशिश उसने ये की थी कि बंधक बनाया जाए और उसके लिए लगातार कोशिशें करते रहे। वो अलग अलग जगह पर छुपता रहा और परेशान करता रहा, पंजाब पुलिस हो या फिर अलग अलग राज्यों की पुलिस हो, उसको पकड़ने के लिए कोशिशें करते रहे। आखिरकार वो शिकंजे में आ गया। लेकिन इस अमृतपाल को भेजने वाला उसका आका कौन था, जरा एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि शुरुआत अमृतपाल से करते हैं और इसका जो नेटवर्क है वो बताने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर अमृतपाल को भेजने वाला कौन था। क्योंकि अमृतपाल हाल ही के दिनों में नहीं आया था, उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग थी, साजिश थी। आज ITV नेटवर्क इस बात का पूरा खुलासा करेगा कि आखिर किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये लोग इंटरकनेक्ट है, लिंक्ड है। और क्योंकि अमृतपाल के बाद जब हम आते हैं अवतार सिंह खांडा, हाल ही के अंदर अभी जो इसकी जो है मौत हुई है, ये वांटेड था, प्रो खालिस्तानी सिंपैथाइजर है, यानी कि खालिस्तानी समर्थक है। आरती ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। जब हम यहाँ से चलते हैं तो अवतार सिंह खांडा के ऊपर आते हैं। अवतार सिंह खांडा के बारे में बता दें आपको कि ये वही शख्स है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसने फ्लैग जो है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं शहबाज और आरती, शायद अवतार सिंह खांडा ही वो शख्स था जो कि अमृतपाल सिंह का हैंडलर है। राइट, बिल्कुल वो हैंडलर भी था। और साथ ही साथ जो अगर हम बात करें आरती, जब हम अवतार सिंह खांडा की बात करें तो चीफ ऑफ KLF, अब देखिएगा, अब यहां से अगर हम इसको चलते हैं लेकर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, इसको हम अगर थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, अब इसको थोड़ा सा आप हमको इलेबोरेट करके बताइए कि यहाँ से अमृतपाल सिंह के बाद अब अवतार सिंह खांडा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, अब इसका दल खालसा से कनेक्शन है। तो दल खालसा के बाद से इसके तार कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन किसको फॉलो कर रहा है? जी, अगर अमृतपाल सिंह से शुरू करते हैं तो पहले जो लोग कहते थे कि अमृतपाल सिंह और खालिस्तान का कोई लिंक नहीं है, वो हम डिस्प्रूव करने वाले हैं। पहले ये चीज़ कि अमृतपाल सिंह और अवतार सिंह खांडा रिलेटेड थे इस लिंक से कि खांडा उसका एलिजेड नर्चरर था और हैंडलर था, जो खालिस्तान सिंपैथाइजर था, जैसे कि आपने बताया था जी। तो अभी ये जो है चीफ ऑफ KLF है, और जैसे आपने बताया था यही जो वो शख्स हैं जिसने ट्राई कलर या फिर तिरंगा को इंडियन हाई कमीशन लंदन से नीचे गिराया था। तो ये जो है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया बल्कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से भी वांटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके जो ट्विटर अकाउंट्स है वो भी बैंड है इंडिया में। अभी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खांडा जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है खालिस्तान मूवमेंट से। ये जो हमने नेटवर्क बनाया है इसमें दिख जाता है कि ऑनलाइन जो एक्टिविटी है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और अवतार खांडा का भी वो लिंक्ड है सेवरल खालिस्तान सिंपैथाइजर्स से और दल खालसा से, जो कि वेरी वेल नोन खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले हम आते हैं अवतार सिंह खांडा पे। ये जो है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गिप्पी ग्रेवाल जो है एक पंजाबी म्यूजिशियन है जो यहाँ पे है खालसा एड, एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ बहुत सारे एलिगेशंस हैं खालिस्तान के ऊपर। ये जो इमेज है ये ट्वीट किया गया है खांडा आज़ाद, जो कि एक ट्विटर पोस्ट था, ट्विटर अकाउंट था खांडा का, जो अभी बैन हो चुका है इंडिया में। ये जो है गिप्पी ग्रेवाल है जो खांडा के साथ
अवतार सिंह खांडा के साथ दिख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है। तो ये कनेक्टेड है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से और धल खलसा से, जो ऑनलाइन एक्टिविटी हमने प्रूव किया है। ठीक है। यानी दूसरी कि चीज ये बहुत बस इंपॉर्टेंट ये बता दूं आरती कि और जो शाहबाज जी। आरती और शाहबाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बताया कि अमृतपाल जो है वो कनेक्टेड कैसे था खांडा से, और किस तरीके से वो ट्राई कलर जिस वक्त जो हमला पूरा हुआ, ये देखिए जब एम्बेसी पर हुआ था उसमें जो है मौजूद था यही खांडा ही, और इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हुआ आरती, इस वक्त खांडा की मौत हो चुकी है। जी। और ये जो इमेज जो हम दिखा रहे हैं, हाँ। यही वो मोमेंट था जहाँ पे आप देख सकते हैं खांडा जो है नीचे गिरा रहे हैं ट्राई कलर को, तिरंगा को नीचे गिरा रहे हैं। Exactly. इसी लिंक से वो प्रूव हो चुके हैं कि वो लिंक्ड है खालिस्तान मूवमेंट से और अमृतपाल से। बिल्कुल। इसके बाद हम आगे भी आएंगे और चर्चा करेंगे कि इनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से कैसे है, और जो टूल किट वाली जो सचिन जो साजिश थी, हमने देखा था कि किस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर पूरा टूल किट जो है वो जो है बना था, और किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग से उसका जो कनेक्शन था वो हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक अपने मेहमानों से जाहिर सी बात है, ये एक चंक रहा, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स में खालिस्तानी समर्थक हैं या फिर दल हैं या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कैसे वो आपस में मिलती हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक ट्वीट करता है रीट्वीट सब हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम वो चीजें हैं जो कि सामने आती हैं। तो यहां पर हमारे साथ ब्रिगेडियर हरचरण सिंह डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ आलोक सर भी मौजूद हैं। सबसे पर अब हरचरण सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अमृतपाल जिस वक्त आया था, बहुत अमृतपाल ये बात किया करता था कि मैं तो अकेला हूं, मेरी ऐसी सोच है, मैं तो अपनी सोच के साथ खालिस्तानी आ गया। पंजाब में ऐसी हजारों लोगों की सोच है, लेकिन आज हम ये बता रहे हैं कैसे अमृतपाल तो सिर्फ एक जिसे कहते हैं मुखौटा था, कैसे उसको खंडा ने भेजा था, और वो खुद कैसे और जो तमाम खालिस्तानी छोटे छोटे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे कनेक्टेड है। हरचरण सर। हाँ जी, ये शुरू में जो इस प्रकार, हाँ जी, जी, जो इस तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्होंने अपना कुछ इन्फ्लुएंस दिखाना होता है, तो शुरू में जो वो करते हैं उसमें सामने नहीं आते। इसके प्रपेक्ष में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, इन सब स्टेट्स के अंदर में वी हैव कॉमन बॉर्डर विद दोज कंट्रीज। हमारी उन कंट्रीज के साथ में कॉमन बॉर्डर है जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा इस तरह की जो चीज़ें हैं, कभी ड्रॉप करना, वेपन ड्रॉप करना, या कोई इस तरह की सपोर्ट है वो हो सकती है। नाउ द सेकंड चीज़ है, मैं आपको एक और चीज़ इसके अंदर बताना चाहूँगा कि कितने बड़े लेवल की ये साजिश है, जिसके अंदर में कुछ कंट्रीज़ हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश जो है, जो अभी अचीव कर रहा है वो अचीव कर सके। 1977 में जब जनरल जिया ने एक ऑपरेशन चलाया था इंडिया के अगेंस्ट में, उसमें टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उसके अंदर उनके 3 फेजेस थे, और वही अभी आप होते हुए देख रहे हैं। उसमें फेज 1 में उन्होंने कहा था इनिशिएट डिवाइड, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों से हर स्टेट में जहाँ जहाँ पे आप रिलीजियस बेसिस पे या जात पात के नाम पे लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है जहाँ पे अभी सोशल मीडिया काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, उस समय नहीं होता था, अब ये हो रहा है। दूसरा है सबवर्ट गवर्नमेंट और एजिटेशन में डालो। आपने शाहीन बाग का देख लिया, फार्मर्स रेजिस्टेंस जब हुआ था उस समय देख लिया कि इन चीज़ों के द्वारा जो एक तरह का माहौल पैदा किया जा रहा था। और ये देखिए 1977 की प्लानिंग है और अभी भी उसी लाइन पे चल रही है, सारा ISI और जनरल जिया का बनाया हुआ प्लान था। और नंबर 3 में जब ये कंसोलिडेट हो जाते हैं तो टेरर किलिंग और उसके बाद में जो बॉम्बिंग, जैसे ट्रेन वगैरह वगैरह या इंस्टीट्यूट्स पे हमले करना, फौज पे हमले करना, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो हो सकता है जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय ये फेज़ 1 ही चल रहा था, जहाँ पे लोगों को बरगलाया जा रहा था। पहले कुछ और बताया जा रहा था कि हम समाज सुधार करना चाहते हैं, या इस तरह के प्रकार कोशिश की जा रही थी कि उस चिंगारी को वहीं पर भड़काया जाए। आलोक सर, आपने वो दौर देखा है, उस टेररिज्म का दौर बहुत, हाँ बिल्कुल आलोक सर, आपने वो दौर बहुत क्लोजली देखा है, किस तरीके से उस वक्त, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद का वो पूरा दौर, पंजाब कैसे बाहर निकला। और इस वक्त पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि पंजाब बाहर आ पाया इसलिए
क्योंकि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्ट में पंजाब के लोग नहीं थे। और आज भी दोबारा यही हुआ अमृतपाल सिंह या फिर जो बाकी खालिस्तानी संगठन इसके साथ काम कर रहे हैं उन जैसे लोगों के साथ ही, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन कोशिश इनकी अब भी वही है। बिल्कुल सचिन, आपने ठीक कहा। और सबसे पहले तो बधाई देना चाहिए कि आईटीवी नेटवर्क का जो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसने एक अच्छा ये भंडाफोड़ जो सामने किया जा रहा है। क्योंकि देखिए खालिस्तानी वो लगातार, जैसा अभी हमारे मेहमान भी बता रहे थे, ज़ियाउल हक के समय से भारत के खिलाफ पाकिस्तान, और बाद में भी आप देखें कि कई बार चाहे आप वो कहीं ना कहीं इस तरह के हाथ जो रहते हैं, चीन भी उन लोगों को कोई हथियार दे सकता है बॉर्डर की तरफ से, तो उनका भी फ़ायदा पहुंच जाए। तो खालिस्तान के इस, या कनाडा से पैसा यदि आता है वो किसके मार्फत, कहीं और किसी कंपनी के बहाने से, कहीं किसी के तरीके से, ब्रिटेन से, अमेरिका में भी खालिस्तानियों की ट्रेनिंग के बाकायदा, चूँकि वहाँ पर हथियारों को उपयोग करना खुले उसकी छूट है राज्यों में, लीगली आप कर सकते हैं। तो खालिस्तानियों का ये जो है, मैंने तो वहाँ जब यूएन में, आप भी प्रधानमंत्री अब हमारे वहाँ गए हुए हैं, और आप देखिए कि स्थिति में वहाँ पर पहले व्हाइट हाउस के सामने या यूएन के सामने वो लोग प्रदर्शन करते थे, उसको अलाउ किया जाता था। तो इसलिए दुनिया के वो देश, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर भारत में आतंकवाद की लड़ाई और खालिस्तानियों का, अमृतपाल ताज़ा उदाहरण है। आप जो हमने शुरू में भी बताया कि किसानों के समय जब आप और हम ये बोलते थे सचिन चैनल्स में, तो लोग कहते थे आप पता नहीं सरकार की तरफ। अब तो प्रमाणित हो गया कि कैसे अमृतपाल को किस तरह से सहायता कौन पहुंचा रहा था, ऐसे घुसपैठ करके। ये तो ठीक है, भीड़ में चले जाएं, इनोसेंट लोगों के बीच में चले जाएं, बस के अंदर बैठ जाएं, हवाई रेल में बैठ जाएं, हवाई जहाज में बैठ जाएं, ये खालिस्तानियों को बराबर ट्रेन करके आईएसआई जो लगातार करता रहा। लेकिन ये भी सौभाग्य की बात है कि पंजाब की जनता, देश की जनता किसी भी तरह से, भाई वरना तो कानपुर में, पटना में, कलकत्ता में, देश भर में हमारे पंजाब के भाई वहाँ हैं, बिल्कुल तो कोई समर्थन खालिस्तानियों को नहीं मिल पाता। कनाडा में उन कोशिश करते, देखिए वहाँ तो उनको, कनाडा में, ब्रिटेन में भी जो लोग पसंद नहीं करते थे उनसे बदनामी हो रही है, तो उनको पता नहीं किन लोगों ने मारा गया। वो दो वहाँ जो इनके बड़े आलोक सर मैंने देखा है, आलोक सर मैंने देखा उन गुरुद्वारों में लोग नहीं जाते जिन गुरुद्वारों में इस तरीके के झंडे फहराए जाते हैं। कि कई ऐसे गुरुद्वारे चिन्हित हैं, कोई लंदन में या फिर ऐसे कनाडा वगैरह में। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, उन गुरुद्वारों में जो आम सरदार जो होते हैं, आम जो लोग होते हैं, सिख जो होते हैं, वो नहीं जाते, खुद को उनसे अलग कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी आपने देखा कि कैसे जो है मूवमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, और ये जो छुटपुट प्रदर्शन है दोबारा, क्योंकि पीएम दौरे पर है, दोबारा कोशिश की जाए कि यूएन के बाहर, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि आज से 3 साल पहले पीएम जब गए थे यूएन में, जब संबोधित किया था उन्होंने कोरोना से पहले, आलोक सर मैं वहां पर मौजूद था, उस वक्त भी खालिस्तान के नाम पर, खालिस्तान का झंडा लेकर के एक संगठन आया था, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी थे। बिल्कुल, मतलब आधे से ज्यादा जो लोग मौजूद थे वो पाकिस्तानी थे। तो K2 कनेक्शन जो है वो हमेशा से साफ सामने आता ही रहा है। हरचरण सिंह जी, एक कमेंट आपका इस पे लेता हूं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की? मैं आऊंगा पाकिस्तान का इससे कैसे कनेक्शन बनता है, शाहबाज के पास और आरती के पास जाऊंगा, लेकिन क्योंकि K2 ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका कोई खाद पानी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान में। देखिए, एक लार्जर पिक्चर होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका नाम बार बार आ रहा है। ये अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, AQIS, जो कि एक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसमें इकट्ठा होके, अभी यूएन की रिपोर्ट रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने पढ़ी है, उसके अंदर में इन्होंने खिलाफत के लिए, यानी दे वांट टू एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, खिलाफत के एक राज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। इनके साथ में इनके राइवल हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन खोरासान। अगेन इनकी भी जड़ें जो हैं वो ईरान तक फैली हुई हैं, और ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके चाहते हैं कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर में जो ये सोच रहे हैं, जो अपना राज इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ्स, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट होकर और हमारा जो पाकिस्तान है उसमें से ऑपरेट हो रहे हैं, और जड़ें ईरान तक और खोरासान का इलाका जो है उसमें पूरा ये करना चाहते हैं। तो जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं ऑन टेररिज्म,
हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड इट, वो कौन सी ताकतें हैं जो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं और वो कौन सी ताकतें हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये ओवरऑल कंटेक्स्ट में ये देखने के देन एवरीथिंग गेट्स इनटू देयर प्लेस, फिर हर जगह जो है अपनी अपनी चीज लग जाती है। और आलोक सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये होता है कि क्या वो सिर्फ इतने भर पर ही इनका मॉडस ऑपरेंडी है ये कि वहां पर जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, भले वो दल खालसा से रिलेटेड हो, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन या खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, या फिर जो इंडियन मूवमेंट्स भारत में किस तरीके से घुसपैठ करनी है और जो मौके तलाशना है उसको लेकर के जो है यहां पर जो है इंटरनल हमारे जो कौन से एलिमेंट्स हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं, वो हमारे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या फिर वो? बिल्कुल सचिन, आपने ठीक कहा। दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो इनोसेंट लोग हैं, युवा हैं, उनको कैसे ड्रग्स के जरिए, देखिए जियाउल हक के समय से फिर से मैं याद दिलाऊंगा, बाकायदा उसकी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। जियाउल हक के समय से ड्रग्स के धंधे में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान करता था। उसी ड्रग्स का पंजाब में जो असर हुआ, उसके जरिए कैसे घुसपैठ करके कैसे वहाँ से उनके लोग भी भेज दिए जाए या किसी और रास्ते से आ जाए। और ये हथियार और ड्रग्स दो ऐसे रास्ते हैं जिससे खालिस्तानियों ने भी भारत में घुसपैठ करके हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को कैसे उनको तबाह किया जा सकता है। धर्म के नाम पर भी देखिए, वो आप ये देखिए, यदि अमृतपाल का भी आप पहले के कुछ पिक्चर देखेंगे, उसने ब्रिटिश जो भी संदिग्ध ये कहा जाता है शादी किया, क्या हुआ, लेकिन सही बात यह है कि वो कभी उस तरह से जो सिख होते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ रहते वैसा नहीं रहता था, और उस तरह के कई ऐसे गलत काम वो करता रहा। ऐसे लोग भी उन लोगों को तैयार करके, उनको किसी तरह भरमा करके, और वो जाके गुरुद्वारे में बैठ जाए, कहीं और जगह बैठ जाए और लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान का षड्यंत्र रहा है। और एक बात मैं ज़रूर जोड़ूंगा, आप जो किसान आंदोलन के संदर्भ में एक बार फिर से, कि देखिए उस पर कई हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो नोइंगली नहीं, अननोइंगली मैं तो मानूंगा, मैं नहीं मान सकता कि हमारे देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको करे, लेकिन ऐसे खालिस्तानी लोग उनमें भी जा कर के कैसे ही किसी तरह से हम उसको उपयोग कर लें उस मंच का, उनको वहाँ पर जो सहारा मिल जाता है, वो किसान के नाम पर हो, छात्र के नाम पर हो, कहीं और ऐसे नागरिक समस्या के नाम पर हो, और वो वहाँ घुसपैठ करके उस पूरे आंदोलन में वो कब्जा कर लेते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। ये भारत में बताए जाने की आवश्यकता है कि ऐसे खालिस्तानी तत्व को कोई दुनिया बर्दाश्त नहीं कर रही है। लंदन में हमारे हाई कमीशन पर किस तरह से हमला किया गया, और वो कितना, मतलब उसके बाद लोगों में वहाँ, और ये भी काबिल तारीफ है जिस तरीके से इंडिया ने उसके बाद रिएक्ट किया। जी, इंडिया ने जिस तरीके से आलोक सर रिएक्ट किया, यहाँ के दूतावास की सुरक्षा जो घटाई गई, वहां तक जो है कड़ा संदेश दिया गया। कनाडा को बाकायदा जिस वक्त वहां पर निकलते थे एजिटेशंस, कहा गया कि जीरो टॉलरेंस है खालिस्तान मूवमेंट को लेकर के। इस बार इंडियन एजेंसीज भी हमने देखा है, वो सिर्फ उस तरीके से नहीं ले रही हैं कि नहीं ठीक है 2 4 5 लोग 10 लोग निकल आते हैं और ये एजिटेशन कर देते हैं। इस बार हम देख रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल जीरो टॉलरेंस लेकर के चल रही सर। नहीं, और दूसरे इसीलिए हमने जब प्रतिरोध किया, और वहाँ के लोगों ने, अमेरिका में जो हमारे भारतीय हैं, सिख हैं, उन सब लोगों ने भी बड़ा कड़ा विरोध जाहिर किया कि ये क्या हो रहा है, आप हमारे कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, हमारा जीना मुश्किल कर रहे हैं। जिस तरह से वहाँ की आर्थिक स्थिति को संभालने में भारतीय और सिख लोग मदद करते हैं, ऐसे खालिस्तानी लोग, ये सही है कि पाकिस्तान की लॉबी, पाकिस्तान के एजेंट्स, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देशों में पहले, जो कई वर्ष पहले, 3 दशक पहले, यदि 30 साल पहले से जो फैलते गए, उसका नतीजा अब धीरे धीरे अंकुश तो आ रहा है। उनका पूरा पाकिस्तानी नाम पर तो उनका भंडाफोड़ हो रहा है लगातार, वो उनको पकड़ा भी जा रहा है, या उनको दुनिया में अब साबित हो गया है कि भारत इस आतंकवाद की लड़ाई, ये तो तालिबान का एक दूसरा वो रूप है ना, जिसका नाम लेकर के धर्म के नाम पर पे वो कहते हैं और अपना अलग देश बनाने वाले हैं। ये कह करके लोगों को धोखा देना, ड्रग्स के जरिए और हथियार के जरिए तबाही मचाना, क्योंकि कल वही देश इसको भुगत रहे। आज यदि वही काम कनाडा या ब्रिटेन में या अमेरिका में जब ये खालिस्तानी करते हैं, तो उससे उनका देश भी तो इनोसेंट लोग उसमें प्रभावित होते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अब दुनिया जाग गई है भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज के, भारत सरकार के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान से। नहीं बिल्कुल, और इस तरीके की ना केवल साजिश रचना बल्कि अंत तक आ जाना, जैसे कि बता रही थी आरती भी अपनी रिसर्च में, कि बाकायदा फिर वो इतने तक आ जाना कि इस तरह के मौके तलाशना, और मौके तलाशने के साथ साथ कि जो अंत
अंत तक ये तक आ जाना कि जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट तक मौजूद हैं, अंत तक ये तक आ जाना जिसमें इनोसेंट्स को निशाना बनाया जाए, अंत में यहां तक आ जाना कि वहां पर जो है हमले कराए जाएं। वहीं अवतार सिंह खांडा, हम आपको बताते हैं किस किरदार की किस तरीके से भूमिका है। ये देखिए, अवतार सिंह खांडा जो है लंदन में भारतीय दूतावास पर जो तिरंगा उतारने का आरोपी, जो तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई वो अवतार सिंह खांडा की तस्वीर थी। लंदन में भारतीय दूतावास पर तिरंगा उतारने का आरोपी है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अवतार सिंह खांडा का नाम है, लेकिन अभी अवतार सिंह खांडा नहीं है। अवतार सिंह खांडा की जून में मौत हो चुकी है। वहीं भजन सिंह भिंडर, एक और किरदार से आपको मिलवाते हैं। ये अध्यक्ष है सिख यूथ नाम के संगठन का, अमेरिका के एक खालिस्तानी ग्रुप है। सिख यूथ का ये अध्यक्ष है। ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 2 दशकों से भारतीय जांच एजेंसियों के टारगेट पर है भजन सिंह भिंडर। एक और किरदार पीटर फ्रेडरिक, आपको याद होगा ये किरदार का नाम आया भी था जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था और वो जो ट्वीट रिट्वीट टूल की जब जो तमाम चीजें आई थी उस वक्त पीटर फ्रेडरिक का नाम सामने आया था। दरअसल ये खालिस्तानी समर्थक है। पीटर फ्रेडरिक खालिस्तान का समर्थक रहा है। ग्रेटा थनबर्ग याद है आपको, जिस वक्त एक टूल किट सामने आई थी बाकायदा कैसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और कैसे उसे ट्वीट रिट्वीट किसने किया था, उसमें पीटर फ्रेडरिक का नाम भी सामने आया था। मो धालीवाल जो कि पीजेएफ का को फाउंडर है, जिसके नाम के हमने देखा मो धालीवाल के ट्वीट वीडियोस और वो पोस्टर, वो तमाम चीजें सामने आए थे, जिसको ये कहा जाता है हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो सरकार लगवा रही है, तो सरकार लगवा रही है। लेकिन ये बाद में माना गया कि किस तरीके से उस आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी और बाकायदा ये खालिस्तानी संगठन, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके की घुसपैठ और इसी तरीके की मौके की तलाश में ही रहते हैं। पीजेएफ का को फाउंडर है मो धालीवाल। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इसने बनाया था और इसी टूल किट के जरिए यहां पर एंट्री की थी जिस वक्त यहां किसान आंदोलन हो रहा था। वहीं तेजिंदर सिंह सिद्धू ये एक और है। ये है विश्व सिख संगठन, विश्व सिख संगठन के नाम से एक संगठन बना रखा है, लेकिन काम वही है, खालिस्तान का समर्थन करना, खालिस्तान का एजेंडा चलाना, खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना, खालिस्तानी वेबसाइट चलाना, सोशल मीडिया पर खालिस्तान के ट्वीट करना, ट्वीट को रिट्वीट करवाना, और ये सब आपस में जो हमने आपको बताया ना, अब यहां से अमृतपाल से हमने शुरू किया था, कैसे हम खंडा तक गए थे, और ये सब ये जितने किरदार हैं ये सब किरदार आपस में जुड़ जाते हैं। सोशल मीडिया से जिस वक्त हमने रिसर्च की तो किरदार आपस में जुड़ जाते हैं, ये संगठन आपस में जुड़ जाते हैं और इन संगठन की एक्टिविटीज आपस में जुड़ जाती है। गुरचरण सिंह जो कि एक्टिव मेंबर है खालसा यूके का, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। परमजीत सिंह पम्मा का नाम भी इसमें शामिल है। याद होगा उस वक्त बहुत नाम सामने आया करता था परमजीत सिंह पम्मा। खालिस्तान टाइगर फोर्स का है परमजीत सिंह पम्मा और गुरचरण के ये साथ दिखा था। तो कुल मिलाकर के ये वो किरदार है या ये वो संगठन है जो कहने को तो सिखों के नाम पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा यहां पर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी चीजों को बढ़ा रहे हैं। कोई यहां पर दल खालसा है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, पीजेएफ है, पोएटिक ऑर्गेनाइजेशन है, सिख यूथ है, लेकिन असल में इन संगठनों के किरदार कैसे हैं, एक दूसरे से वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, हमने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। और कैसे ये किरदार एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए खालिस्तानी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, खालिस्तानी एक्टिविटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये हमने देखा बाकायदा, कुछ देर पहले भी हमने देखा था कि बाकायदा इन किरदारों को जो है इकट्ठा जोड़ा जाए तो बाकायदा ये एक दूसरे के साथ जुड़ जा रहे थे। ये तो मेन कैरेक्टर्स थे जो हमने आपको दिखाए। अब इसी रिसर्च की दूसरी कड़ी में लिए चलते हैं। हमने आपको बताया था इसी रिसर्च की दूसरी कड़ी जो कि पाकिस्तान तक जाती है। हमने K2 का जिक्र किया, हमने ISI का जिक्र किया और हमने तमाम चीजों का जिक्र किया, कैसे वो कड़ी ISI तक जाती है। हमारी रिसर्च हमें कैसे लेकर के गई इन संगठनों के साथ पाकिस्तान तक। शाहबाज और आरती हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू। सचिन, जिस तरीके से लगातार हमारी कोशिश चल रही है कि ऑपरेशन खालिस्तान के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है, और खासतौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमने पूरा का पूरा ये रिसर्च किया है, रिसर्च के अंदर अभी तो हमने सिर्फ ये बात किया है कि अमृतपाल से लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर और दल खालसा तक आए हम, लेकिन दल खालसा किस तरीके से साथ कनेक्टेड है और पाकिस्तान से उससे क्या चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ये थोड़ा समझना होगा। क्योंकि फ़हीम कियानी की बात अगर हम करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिएगा,
किस तरीके से दल खालसा तक हम यहाँ पहुंचे थे और दल खालसा के बाद में फिर एसएएफ इंटरनेशनल गुरचरण सिंह, जिसका भी सचिन ने जिक्र किया है। और सचिन के यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरचरण सिंह और ये फ़हीम कियानी जो है सामने नजर आते हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स है, उसके साथ में वो नजर आते हैं। आरती, अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद से फिर आगे कहानी कैसे बढ़ती है और पीटर फेडरिक हो या फिर परमजीत पम्मा हो, कैसे आगे बढ़ती है कहानी? तो ये जो पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आईएसआई के लिंक के बारे में कर रहे हैं। तो अब हमने एस्टैब्लिश कर दिया जो दल खालसा है, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन था जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, इसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है गुरुचरण सिंह, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, जो कि इन्वॉल्व थे मोबिलाइज करना और फिर लीड करना जो खालिस्तान प्रोटेस्ट था लंदन में, जो इंडियन हाई कमीशन था वहाँ पे। तो एक चीज़ हो गया यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, पहला पिक्चर जो है गुरुचरण सिंह का, अगर आप देखेंगे सीसीटीवी विजुअल्स जो एनआईए ने रिलीज किया उसमें भी आप देख सकते हैं गुरुचरण सिंह जो है यहाँ पे एक इंडियन को थ्रेटन कर रहे हैं। तो ये दिखे गए हैं एक प्रोटेस्ट पे, लंदन प्रोटेस्ट पे, जो कि हमने बात किया था, खांडा भी वहाँ मौजूद थे। आरती, अभी जो हम बात कर रहे हैं परमजीत सिंह पम्मा के आरती, पम्मा क्या ये वही है जो किसान एजिटेशन के टाइम पे जिसके वीडियोस आया करते थे और भड़काने वाले वीडियोस थे और तमाम चीजें आया करती थी, जो खालिस्तानी मूवमेंट में तमाम पोस्टर्स लगे थे, पम्मा का वो चेहरा सामने आता, ये क्या पम्मा वही कैरेक्टर है? जी वही है। और जो पम्मा है ये बहुत बड़े वांटेड खालिस्तान टेररिस्ट हैं। और एक और लिंक मैं बता दूं, पम्मा जो है खालिस्तान टाइगर फोर्स से लिंक्ड है, जो कि एक दूसरे वांटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिस्तान से लिंक्ड है। अभी अगर आईएसआई के लिंक के बारे में बात करें तो ये जो जैसे आपने कहा था फ़हीम कियानी जो है तहरीक कश्मीर लीडर है जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करते हैं। ये जो गुरुचरण सिंह है ये बहुत बार दिख चुके हैं फ़हीम कियानी के साथ रैलीज में जो खालिस्तान से जुड़े हैं और जो कश्मीर लिबरेशन जो प्रोटेस्ट हैं उससे जुड़े हैं। और ये जो इमेज है ये है पाकिस्तान हाई कमिश्नर जिन्होंने इनवाइट किया है 6 यानी कि और जो खालिस्तान लीडर्स हैं जैसे गुरुचरण सिंह दिख सकते हैं उनके साथ में। ठीक है, यानी सचिन हम देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा नेटवर्क है वो एक साथ कनेक्टेड है। अब हमने अमृतपाल से यहाँ शुरू किया था और हम यहाँ पर दल खालसा पर आए, और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि पूरे के पाकिस्तान के अंदर किन किन लोगों से मुलाकात होती है। परमजीत सिंह पम्मा की बात कर ले जाए, फ़हीम कियानी की बात कर ले जाए, गुरचरण सिंह, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसके नीचे कुछ और नाम भी है जो यूके में हैं, लेकिन सचिन खास तौर पर इसके ऊपर भी हम जिक्र करेंगे और आगे हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसका टूल किट के साथ कैसे इसका कनेक्शन सामने आया है। बिल्कुल, ये तीसरी रिसर्च में हम दिखाएंगे। हमने अमृतपाल से शुरू किया था। हरचरण जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर उसके बाद आलोक सर के पास आऊंगा। हमने अमृतपाल से शुरू किया, कैसे हम खंडा तक आए जिसने ट्राई कलर को नीचे किया था और इस वक्त वो जो है मारा जा चुका है, उसकी मौत हो गई एक पार्किंग में, उससे कोई 2 हमलावरों ने गोली मार दी थी। और उसके बाद कैसे बब्बर खालसा के साथ कनेक्शन और अभी भी टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ कनेक्शन पम्मा का, और जो कि पाकिस्तान आईएसआई के साथ बाकायदा तमाम उनके डेलीगेशंस और कियानी और तमाम लोगों के साथ नजर आ रहा है। ये सब इंटरकनेक्टेड नजर आ रहे हैं सर। हाँ जी, ये सब इंटरकनेक्टेड है और उसमें से एक जो चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, जो इस तरह से घिरा हुआ है उन ताकतों से जो नहीं चाहते कि हमारा देश एक बहुत बड़ी ताकत बने। कुछ सलूशन, जब हम इस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अभी हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि बहुत मिनिस्क्यूल यानी बहुत कम जो पॉपुलेशन है वो इस तरह के कामों में पड़ती है। हमें संभालना है अपना यूथ, जो हमारा यूथ है, तो इसके कुछ सलूशन है जैसे पॉलिटिकल, उसके बाद सोशल, उसके बाद हो गया जो लीगल कोर्सेज आ जाते हैं, जो पुलिस एक्शन आ जाता है, और उसके साथ दूसरे देशों के साथ में हमारे जो संबंध होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने जो डोर बनी हुई है, जो आपने इनके साथ में गठजोड़ दिखाया है, उसको ख़त्म करना है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से, और उसकी ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड में हमें हमेशा याद रखना है कि 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे विश्व में एक तरह का जाल बुन रहे हैं कि वो अपना एक राज्य स्थापित करना चाहते हैं बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी। तो वो जब भी कोई इस तरह की बात होती है वो हमेशा उसके सामने, हमारे सामने आ जाएगा। आज ही न्यूज़ में आया है
कि एक जो शिप, छोटा सा शिप है, वो जा रहा था और उसमें इलीगल तरीके से 700 आदमी उसमें सवार होके, एंड दे वांटेड टू गो टू ग्रीस, और वो शिप डूब गया और उसके अंदर 300 तो पाकिस्तानी ही थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया जैसे देश को अगर वो जाके यूरोप में इस तरह का कर सकते हैं, और एक ही एम है उनका कि वहां जाके दोबारा वो वही फैलाएंगे जिसके लिए उनको भेजा गया है। तो हमारी सबसे पहली अप्रोच जो है इन्फिल्ट्रेशन बंद करने के, बिकॉज वी हैव गॉट पोरस बॉर्डर्स। उसके बाद दूसरी बहुत जरूरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर जो हमारा यूथ है उसको संभालना, उसको एजुकेट करना, और सबसे इसमें बड़ी ताकत है हमारा जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसके ऊपर जोर देके हमें उन यूथ को जो है अपने साथ जोड़ना है, जुड़े तो हैं और अच्छी तरह से जोड़ना है, उनको एजुकेट करना है। इसी यूथ की आड़ में हमने देखा प्रोपेगेंडा के अंडर में ना आए। जब अमृतपाल था वो कहता मैं तो बच्चों को नशों से बचाता हूँ, इसी यूथ की आड़ में कि बच्चों को नशों से बचाता हूं, मैं गांव से, पिंडों से, तमाम जगहों से ले आता हूं, मैं बच्चों को नशों से बचाता हूं। उसके बाद वो क्या करता था, कैसे ब्रेन वॉश कर देता था, कैसे खालिस्तानी लिटरेचर आ जाता था, और वो कैसे तमाम चीजों से कनेक्ट हो रहा था। देखिए कितना ज्यादा खतरनाक ये पूरा जो है मामला सामने आ रहा है, और ये कैसे सब चीजें इकट्ठे मिल जाती है। और एक कहावत कही जाती है कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है। जैसे सर ने कहा कि एक अलग आइडियोलॉजी के नाम पर जो है एक अलग देश का जो है पार्ट अपना एक आइडियोलॉजी के नाम पर बनाने के जो ताकतें काम कर रही हैं, उससे भी अगर मदद लेनी पड़े, उससे भी अगर हथियार लेने पड़े, उससे भी अगर काम करना पड़े तो कोई गुरेज नहीं है। और उसके लिए अगर हथियार भी उठाने पड़े, ड्रग्स भी बेचने पड़े, जो कि हो रहा है, तो उससे भी ये ताकतें गुरेज नहीं करती हैं। लेकिन ये कैसे जुड़ जाती हैं, भारत में भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी क्या कुछ ताकतें हैं जो इनको खाद पानी दे रही हैं, उनसे बच करके रहना है। क्योंकि एक ऐसी टूल किट सामने आई थी, उस वक्त बहुत हल्ला हुआ था, कैसे अब ये टूल किट तक जुड़ जाता है, ये पूरा कनेक्शन। शाबाज। बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है कि कुछ ताकतें ऐसी है जो लगातार कोशिश करती है कि भारत के अंदर रहकर और विदेशों के अंदर जो है अलग अलग विदेशी ताकतें जो हैं वो किस तरीके से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचती है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। किसान आंदोलन आप सभी को याद होगा, किसान आंदोलन के वक्त एक टूल किट का जिक्र किया गया था, और उस टूल किट को किस तरीके से स्टार्ट किया गया था वो हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिएगा आप, ग्रेटा थनबर्ग, इसने यहाँ पर ये ट्वीट किया था, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये हुआ था कि ट्वीट होने के बाद में ये चीज चली गई थी आगे। पीटर फ्रेडरिक, जिसका भी हमने जिक्र किया था, पीटर फ्रेडरिक, और इसके अलावा भजन सिंह भिंडर, ये सब लोग इसलिए बता रहा हूं, इसको आगे अभी आरती एलैबोरेट करेगी। इसके अलावा OFMI, ये जो एक संस्था है, राना अयूब, जिसको आप जानते ही होंगे, और एक ये है मो धालीवाल, जिसका भी सचिन ने जिक्र किया यहाँ पर। इन सबका इंटरलिंक जब होता है तो ये किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ ताकतें रचते हैं, ये ऐसी साजिशें रचते हैं कि जिसका जो सीधा असर है वो हिंदुस्तान को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना। और भारत क्योंकि लगातार आगे बढ़ रहा है, उभर रहा है। आरती, यहाँ से अगर हम शुरू करें, ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट करती है और उसके बाद कैसे ये चीज जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये जो टूल किट के बारे में बात करेंगे शहबाज, तो इसमें ना कि सिर्फ खालिस्तान पर ISI का भी लिंक है, जिसमें एक इंफॉर्मेशन वॉर लॉन्च किया गया था इंडिया के अगेंस्ट। तो ये शुरू होता है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से। तब जब फार्मर्स मूवमेंट जो था, जो ऑर्गेनिक था, उस टाइम पे जो मो धालीवाल है, ये एक सेल्फ कन्फेस्ड खालिस्तान सपोर्टर है। जैसे कि हमने बात किया था मो धालीवाल के बारे में, उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं, ये हैं को फाउंडर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का। इसने अपने उसमें लिखा हुआ भी था कि मैं खालिस्तानी हूं। यस, उनके बहुत सारे पुराने फेसबुक पोस्ट में भी उन्होंने कन्फेस किया है कि वो खालिस्तान सपोर्ट करते हैं। जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, उसने एक टूल किट क्रिएट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे। इस टूल किट का एलिजेड ऑथर है पीटर फ्रेडरिक। पीटर फ्रेडरिक जो है पहले दिल्ली पुलिस के रेडार में आए थे ISI लिंक्स के लिए 2006 में। और पीटर फ्रेडरिक जो लिंक्ड हैं भजन सिंह भिंडर के, जो कि खालिस्तानी है और एक एलिजेड ISI ऑपरेटिव भी है, जो इकबाल करके नाम के अंदर ISI के जो पेरोल हैं उसमें आए थे। और इस इमेज में हम देख सकते हैं भजन सिंह भिंडर और पीटर फ्रेडरिक साथ में। पीटर फ्रेडरिक जो है एक समय में 2004 या फिर 2004 to 5
और जो है उनका एक इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल स्टेटस जो था बहुत ही पुअर था। उस टाइम पे भजन सिंह बिंदर ने जो किया था, उन्होंने रिक्रूट किया था पीटर फ्रेडरिक को इंफॉर्मेशन वॉर लॉन्च करने के लिए इंडिया के खिलाफ, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया था K2 मूवमेंट जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था वो फेल हो रहा था उस समय में। तो इस टूल किट में पीटर फ्रेडरिक का नाम आया था एज ऑथर, और उसमें लिखा गया था कि जो लोग आपको फॉलो करना पड़ेगा ट्विटर पे, उनके नाम पे पीटर फ्रेडरिक का एक नाम था। तो पहला ग्रेटा थनबर्ग में शेयर किया था टूल किट। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि मो धालीवाल ने भी सेवरल ट्वीट्स में टैग किया गया था रियाना, जो कि एक पॉप स्टार है अमेरिका के, इनको भी टैग किया गया था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसमें एक चीज ये भी जो कही जा रही थी कि इसमें कुछ जो ये जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है कि 20 से 25 लाख रुपए दिए जाते थे। जी, जो मो धालीवाल हैं वो ना कि सिर्फ को फाउंडर है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का, बल्कि बहुत सारे PR एजेंसीज का, जो पे करते थे ऐसे लीडर्स को या फिर सिंगर्स को ये टूल किट को रीशेयर करने का। और यहाँ पे ही आता है और भी ठीक है, इसके हिंदूफोबिया अंदर इतना बड़ा ये पूरा जाल फैला हुआ है। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे साथ और इस रिसर्च के लिए। विपिन हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, बहुत ज्यादा जरूरी है, वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त में ये जानना चाहूंगा, जब सब चीजें आकर के ये सारी पोएटिक फाउंडेशन हो या फिर मो धालीवाल हो या फिर गुरचरण सिंह हो, ISI से मिल करके और टूल किट उस वक्त तक आ जाती है जब ये पूरा आंदोलन हो रहा था और अमृतपाल से हमने शुरू किया था, तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है, आप बहुत अच्छे से बता पाते हैं, क्या अभी भी ऐसी ताकतें हैं जो यहां पर कोशिश करती रहती है कि जो इंटरनल मौजूद है, डोमेस्टिकली मौजूद है, जिनसे जो है इन जो बाहर बैठी ताकतों है उनसे इनको मदद मिलती हो? देखिए सचिन, बिल्कुल भिंडरावाला के असैसिनेशन के बाद ये सेंटिमेंट्स जो हैं वो दब गए थे, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए और इन्फिल्ट्रेशन पर जीरो कंट्रोल किया गया, पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई, तो नया रूट इसका इस्तेमाल किया ISI की ओर से पंजाब का रास्ता। लेकिन शुरुआत पाकिस्तान में ही तैयार किए गए पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनको भेजने से हुई। लेकिन जैसे ही ये मॉड्यूल बस्ट हुए, उसके बाद पंजाब के युवा को किस तरह से बरगलाकर खालिस्तान का प्रोपोगेंडा उसको हवा देकर किस तरह से खालिस्तान मेमोरेंडम की बातों को लेकर जो है आगे बढ़ा जा रहा है, और किस तरह से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उस पर काम करते हुए पंजाब के युवा को बरगलाते हुए, और जो खालिस्तानी बाहर देशों में बैठकर पंजाब का उनको हकीकत नहीं पता, वो पंजाब आते भी नहीं है, लगातार इन चीजों को लेकर भड़काने के बयान जरूर देते हैं, लेकिन उनकी जो फंडिंग थी, क्योंकि एक बड़ा पैसा विदेशों से जो है वो खालिस्तान रिवाइवल को लेकर, मूवमेंट को लेकर जो है वो बाहर से भेजा जाता था। ऐसे में ISI ने उन लोगों को चुना, चाहे वो हरिंदर सिंह रंधा हो, लखविंदर सिंह लंडा हो, कई ऐसे नाम हैं, KTF के, KLF के, कई ऐसे नाम हैं जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी, जिस तरीके से हमने देखा है कि जीरो टॉलरेंस और जिस तरीके से इनके कनेक्शन है, ये भले ही कोशिश करें कि सोशल मीडिया के युग में रहते हैं और एक दूसरे को जो ट्वीट रिट्वीट करके एक दूसरे से नेटवर्क बनाकर कभी किसी के जो है खुलासे में नहीं आएंगे या फिर सामने नहीं आएंगे, और ये सामने साफ पता लग रहा है कि किस तरीके से ताकतें देश विरोधी हैं, और इन देश विरोधी ताकतों को नाम ये सिर्फ सिखो कर रखते हैं कैसे देश विरोधी ये ताकतें हैं, और इन ताकतों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने यही ठाना, ITV नेटवर्क ने ही ठाना। बहुत बहुत शुक्रिया आरती आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका, आलोक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चरण जी आप ही हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन खालिस्तान में फिलहाल इतना ही।